2011 में जब व्यवस्था परिवर्तन का एक बड़ा अभियान चल रहा था, उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी, परम आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी और पतंजलि योगपीठ के सभी शीर्ष नेतृत्व ने एक निर्णय लिया कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में एक बड़ी भूमिका ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, ग्रामीण भारत की है। और ग्रामीण भारत को यदि स्वावलंबी बनाना है, भारत जो 16वीं 17वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया का नेतृत्व करता था, तो जो उत्पादन पैदा होता था वो घरों से पैदा होता था, वो ग्राम से पैदा होता था, उसके लिए बड़े कारखाने नहीं थे। तो एक बड़े उद्देश्य के साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि ग्रामोद्योग की स्थापना की थी। उसमें नशा मुक्ति से लेकर कुटीर उद्योगों से लेकर एक बहुत बड़े विजन के साथ कार्य प्रारंभ किया। और आज ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि पतंजलि ग्रामोद्योग ने नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए गोमाता को कत्ल खाने से बचाने से लेकर एक एक किसान की सेवा करने में बहुत बड़ा कार्य किया है। तो एक बार आप परम आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी और पतंजलि ग्रामोद्योग की पूरी टीम, जो परम पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी के पावन नेतृत्व में कार्य कर रही हैं और जिन्होंने बड़े कीर्तिमान स्थापित किया है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और समस्त पतंजलि ग्रामोद्योग की ओर से पूरे भारत का, पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे ऐसे योगी योद्धा सन्यासी परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि हमें पूरी दुनिया को नशा मुक्त करना है, रोग मुक्त करना है, पूरी दुनिया को फार्मा माफिया से मुक्त करना है, पूरी दुनिया में शांति स्थापित करनी है, एक एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है। ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज का आदरणीय परम आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी पतंजलि ग्रामोद्योग की ओर से अभिनंदन कर रहे हैं आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में। जैसे फार्मा माफिया, बिग फार्मा ड्रग माफिया, ये सब जैसे मानव के शरीर में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, वैसे ही षड्यंत्र पूर्वक पशुओं को बांझ करके पशुओं को कत्ल खाने में भेजने के नाम पर आप सबकी सबसे बड़ी उपलब्धि की बात की जाए तो खाने के अंदर, पशुओं की फीड के अंदर यूरिया मिलाया जाता था। उस सारे षड्यंत्र को तोड़ने का काम यदि किया है तो पूज्य स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में पतंजलि ग्रामोद्योग की टीम ने किया है। उसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे और अब आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में आमंत्रित करते हैं हमारी पतंजलि की ओर से एक भजन के लिए हमारे भाई चंद्रमोहन जी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि। शून्य से सृजन की यात्रा पतंजलि, योग से यजन की यात्रा पतंजलि, शून्य से अनंत की यात्रा पतंजलि, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित, नम्रता से नत जो अंजलि पतंजलि, रत्नों से भरी जो अंजलि पतंजलि, शून्य से सृजन की यात्रा पतंजलि। आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति के पथ के हैं हम राही, आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति के पथ के हैं हम राही, पूर्ण पराक्रम पूर्ण काम हो, जग की सेवा की हमने है चाही, परम पावनी परंपरा पतंजलि, परम पावनी परंपरा पतंजलि, जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित, नम्रता से नत जो अंजलि पतंजलि, रत्नों से भरी जो अंजलि पतंजलि,
जीवन सारा सेवा में अर्पित, प्रेम प्रभु का जग को समर्पित। शून्य से सृजन की यात्रा पतंजलि, शून्य से सृजन की यात्रा पतंजलि, शून्य से अनंत की यात्रा पतंजलि, पतंजलि रत्नों से भरी जो अंजलि पतंजलि। ओम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय गुरु जी, हमारा यह जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ 2024-25, इसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज कुछ हमारे कर्मयोगी निर्माता डीलर्स इन्होंने विशेष कार्य किया है। तो टॉप 3 जो सब हमारा रैंक है, जिसमें निर्माता है, डीलर्स है, सप्लीमेंट के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, मैनेजर्स है, तो इनको स्वागत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तो सबसे पहले फीड निर्माता हमारा इंदौर संजय बड़जात्या जी, हाँ, उनके चिरंजीव आएंगे और स्वामी जी महाराज से अपना आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अभी मैं आमंत्रित करता हूं पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के आदरणीय सीजीएम डॉक्टर अतुल जोशी जी को कि वो अपना प्रास्ताविक संबोधन करेंगे। जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। सर्वप्रथम विश्वगुरु हमारे महाराज स्वामी जी को मेरा प्रणाम। और श्रद्धेय गुरु जी जिनकी प्रेरणा रही, मुझे याद आता वो समय जब हमने लॉन्च किया था, हम घासेड़ा गुरुकुल गए थे गुरु जी, और स्वामी जी ने एक एक चीज पूछा था कि तुम ये क्यों लॉन्च कर रहे हो, इसका कारण क्या है, कितनी कंपनियां हैं और आपका ऐसा यूनिकनेस क्या रहेगा जिसको यूएसपी कहते हैं। तो आज मुझे इतना प्रसन्नता हो रही है कि सभी मेरे कर्मयोगी और महाराज जी ने जो आशीर्वाद दिया है, हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है श्रद्धेय गुरु जी का, जिनकी लिए प्रेरणा, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि फादर बाय टंग और हृदय से मदर का इनका वो है। गुरु जी कभी भी पहले डांटेंगे पर बाद में जो कंधे पे हाथ रखते हैं, उसी का परिणाम है कि आज महाराज जी हम 13 अगस्त को ये हमारा डिवीज़न शुरू हुआ था और आज सबसे ज़्यादा खुशी हमें है इसलिए कि आज हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं और श्रद्धेय स्वामी जी के हाथ से आप सब लोगों को पुरस्कार वितरण हो रहा है। मैं इसी शब्दों के साथ बाकी सारी डिटेल हमारे श्रद्धेय गुरु जी बताएंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे, क्या क्या है और आगे हम क्या करने वाले हैं। मैं एक बार आपको बता दूं कि इस साल श्रद्धेय और परम पूज्य गुरु स्वामी जी, इस बार हमने 500 करोड़ का टारगेट लिया है, जो हम करके दिखाएंगे। आप सबके सहयोग से हम करके दिखाएंगे और इसके लिए हमने कई प्रपोजल्स बनाए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सभी का
हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। और पुनः हमारे मंचासीन सभी लोगों को जो यहाँ पे आए हैं, और मुख्यतः हमारे गुरु जी महाराज स्वामी जी ने जो हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, श्रीदेव गुरु जी ने जो आशीर्वाद दिया है, और हमारी बहना यहाँ पे आई हैं स्वाति, बहुत बढ़िया हमको लगा कि उन्होंने एक बार में बोला था कि जोशी जी मैं ज़रूर आऊँगी। मैं आपका पुनः हृदय से आभार। और डॉक्टर एनपी सिंह जो इतने अच्छे वक्ता हैं, शब्दकोश ये तो हमारे परम पूज्य स्वामी जी के पास है या हमारे एनपी सिंह जी के पास है, डॉक्टर साहब जो हमारे वाइस चांसलर हैं यहाँ पे। और बाकी आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। जब हम ग्रामोद्योग की बात करते हैं, पशुपालन की बात करते हैं, तो एक बात बहुत गहराई से निकल कर आती है कि यदि नारी सशक्तिकरण करना है, यदि नारी को वास्तव में स्वावलंबी बनाना है और मजबूत बनाना है, तो उसमें एक बड़ी भूमिका हमारे ग्रामोद्योग की है, पशुपालन की है, पशुओं के स्वास्थ्य की है, और उसी से नारी के स्वावलंबन का रास्ता भी निकलता है। पतंजलि योगपीठ एक ऐसी संस्था है जहाँ पर भाइयों और बहनों में कोई भेदभाव नहीं होता। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसे गुरु हैं जिन्होंने हर वर्णाश्रम को यज्ञोपवीत दिया, जनेऊ दिया। माताओं बहनों को भी जहाँ ये पढ़ाया जाता था, महर्षि दयानंद के बाद आधुनिक युग में वेद, दर्शन और उपनिषद पढ़ाने वाले पहले कोई सन्यासी हैं तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। और पतंजलि योगपीठ कितनी ज्ञान विज्ञान की शाखा है, आप अनुमान लगा लीजिए। पतंजलि योगपीठ से करोड़ों की संख्या में बहनें जुड़ी हुई हैं। लगभग 1 करोड़ बहन तो सक्रिय रूप से बहनें पूरे देश भर में और देश के साथ साथ विदेशों में सेवा का कार्य करती हैं। महिला पतंजलि योग समिति के नेतृत्व में पूज्य बड़ी दीदी जी, पूज्य डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी, जिनका यदि मैं संक्षेप में परिचय कहूँ तो करोड़ों बहनों के नेतृत्व के साथ साथ आज वेद, दर्शन, उपनिषद में पूरे भारत में सबसे बड़ी, यदि हम किसी बहन की बात करें जिनको वेद, दर्शन, उपनिषद का शास्त्रीय ज्ञान है और जिन्होंने सैकड़ों दूसरे विद्वान तैयार किए हैं, ऐसी हमारी बहन है पूज्य बड़ी दीदी जी। आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में जो पतंजलि विश्वविद्यालय का बहुत यशस्वी नेतृत्व कर रही हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय में हमारा एक संकाय है, प्राच्य विद्या संकाय। पुराने भारत में किस प्रकार से योग, आयुर्वेद से लेकर हमारी विद्याएं होती थी, उनको दोबारा विज्ञान की कसौटी पर कसकर दोबारा उसको जन जन तक पहुंचाने का काम पतंजलि विश्वविद्यालय का प्राच्य विद्या संकाय कर रहा है। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में हम आमंत्रित करते हैं पूज्य दीदी को, वो हम सबको आशीर्वाद दें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य गुरुदेव और हमारे परम आदरणीय भ्राता शास्त्री जी, परम आदरणीय हमारे बड़े भ्राता श्री एनपी सिंह जी और कनिष्ठ भ्राता आदरणीय भाई राकेश जी, और आप में से कुछ वरिष्ठ, कुछ कनिष्ठ भ्राता, आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। और उसके साथ साथ कुछ बहनें भी बहुत ही सुंदर सेवा कर रही हैं इस न्यास के अंदर, उनका विशेष अभिनंदन। जैसे अभी आदरणीय भाई राकेश जी बता रहे थे कि पतंजलि परिवार में पूज्य गुरुदेव मातृशक्ति को भाइयों से भी ज़्यादा गौरव देते हैं, और उसका परिणाम ये है कि देश भर में चाहे कोई भी फील्ड है, चाहे वो संगठन का क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे आज परिचय जब करवा रहे थे किस किस ने कितनी सेल की, तो जो हमारी बहन कृष्णा अग्रवाल जी जो आई थी तो सबसे ज़्यादा सेल उनकी थी। तो हर क्षेत्र में बहनें भाइयों से भी ज़्यादा अग्रणी आगे बढ़ कर के इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है जो इतना गौरव देते हैं मातृशक्ति को। और हमारे आदरणीय जो भ्राता जी हैं उनसे भी मैं कहूँगी कि अगली बार जब ये कॉन्फ्रेंस होगी, ये मीटिंग होगी, तो मुझे ऐसे लगता है कि बहनों को और ज़्यादा प्रेरणा देके जितनी संख्या भाइयों की है उससे डबल संख्या बहनों की रहेगी।
क्योंकि हमारे तो हर संगठन में, संस्थान में अभी परिचय नहीं है बहनों को कि हम भी इस फील्ड में सेवा दे सकते हैं। तो जो बहनें आई हैं, कृष्णा अग्रवाल जी, आप इसके साथ साथ ये भी मोर्चा आगे बढ़ाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को इस सेवा में जोड़ें आप, क्योंकि और हमारी बेटी कमला, ये तो बिल्कुल छोटी सी आई थी मेरे पास शांति धाम में, ऐसे 7-8 वर्ष की, और उसके बाद गुरुकुल खानपुर में पढ़ी। बहुत ही सुशील और विदुषी और बहुत ही शांत बेटी है और बहुत सुंदर कार्य कर रही है। तो कमला के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। और पुनः क्योंकि ये पहली मीटिंग है पतंजलि विश्वविद्यालय में, तो और मुझे लगता है न्यास की भी शायद इतनी बड़ी संख्या में तो पहली बार ही बुलाया है सबको, 7 वर्ष के बाद बुलाया है। तो पतंजलि योगपीठ की तरफ से, पूरे पतंजलि योगपीठ की तरफ से, और क्योंकि आप विश्वविद्यालय के भवन में बैठे हैं और मैं विश्वविद्यालय में सेवा करती हूँ, तो इसलिए विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी भाई बहनों का बहुत 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 अभिनंदन है। ऐसे ही हम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री और आदरणीय भ्राता श्री की प्रेरणा लेकर के इस दिव्य कार्य को, भागवत कार्य को खूब प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजनों के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए वाणी को विराम देती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सनातन धर्म संस्कृति का मूल ग्रंथ है वेद, इसलिए हमारे शास्त्रों का बहुत बड़ा उद्घोष है हमारी सनातन संस्कृति का, वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद हमारे सनातन धर्म के सनातन शाश्वत मूल्यों का सबसे बड़ा उद्घोषक, प्रेरक ग्रंथ है। और चारों वेदों का सार गायत्री है। चारों वेदों का सार क्या बोलो? गायत्री। और गायत्री का सार है गोमाता। कहा कि भाई चारों वेदों की जो माँ है या जननी है या सार है वो गायत्री माता। और 4 वेद, फिर 18 पुराण, रामायण महाभारत भगवत गीता, श्रुति स्मृति के जो पूरी शाखाएं प्रशाखाएं, तो उसमें गायत्री को सर्वोपरि स्थान पर रखा। तो बोले वेद माता तो हो गई गायत्री माता, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमाने द्विजानाम। तो बोले वेद माता की माता गायत्री माता। बोले गायत्री माता की माता क्या है? तो बोले गायत्री माता की माता है सुरभि गो माता। ये वेद में ही कहा है। और उस गो माता की सेवा में आप लगे। गो माता और उसके साथ भारत माता और फिर जितने भी जीव हैं मूक प्राणी। अब आदमी के लिए जो दवाइयां बनती हैं, इंसान के लिए जो आहार बनता है, उसके लिए बड़ी मानक संस्थाएं हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं। FSSAI से लेकर के अलग अलग स्टेट के अंदर रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो फूड ड्रग इंस्पेक्टर्स आदि होते हैं, वो जांच करते हैं घी कैसा है, तेल कैसा है, मसाला कैसा है, आटा कैसा है, फलाना, ये जो भी चीज़ है। ये अलग बात है कि उसकी प्रामाणिकता भी और ज्यादा बढ़नी चाहिए। लेकिन पशुओं के जो आहार बनते हैं, पशु आहार, जिसको फीड सप्लीमेंट कहते हैं, फिर पशुओं के लिए जो औषधियां हैं, उनके लिए पहले तो मानक ही बहुत थोड़े से बना रखे हैं और उन मानकों को भी 99% लोग फुलफिल नहीं करते अच्छे से। लेकिन पतंजलि से पशुओं के लिए जो हम, चाहे वो कम दूध देने वाला, दूध ना देने वाला, दूध देने वाला, 2, 4, 5 किलो देने वाला, 10 किलो दूध देने वाला, 15 किलो दूध देने वाला, हर एक तरह का गौ माता से लेकर के और भैंस अंटी तक ऐसा तो नहीं है, दूध तो भैंस भी देती है। तो गाय से लेकर के, भैंस से लेकर के, दुधारू पशुओं से लेकर के, पशुओं के जो अब दूध नहीं दे रहा तो उसको भी तो पोषण चाहिए। देखो अभी भी ब्राजील आदि में जो बहुत अच्छी
हमारी गाय है वो 50 से 60 किलो डेली दूध दे रही हैं। ऊंध इनका ऐसा एक एक गाय का ऊंध ऐसा 50-50 किलो का ऐसे दिखता है, देखने में ऐसे लगता है। उनको वो लोग ब्राह्मणी गोई गाय बोलते हैं, अलग अलग नाम रख रखे हैं, अलग अलग नस्लें हैं। रेड सिंधी से लेकर के थारपारकर से लेकर के साहिवाल से लेकर के काकरेज से लेकर के सब अच्छी अच्छी नस्लों के नंदी, अच्छी अच्छी नस्लों की गायें वहां लेकर के गए और उनको अच्छा पोषण दिया। जैसे मां की हाइट 5 फीट 5 इंच, बाप की हाइट 5 फीट 7 इंच। बच्चों को अच्छा खाना दो तो बच्चा 6 फीट का निकल जाता है। अच्छे खाने का ही असर होता है कि माता पिता से आधा से और कई कई मामलों में तो 1 फीट तक, आधा फीट से 1 फीट तक भी बच्चों की हाइट अच्छी मिली। किसके कारण से? अच्छे पोषण के कारण से। जैसे मनुष्य के अच्छे पोषण से उसकी नस्लें अच्छी होती हैं। आजकल मनुष्य की भी नस्ल खराब हो रही है। वैसे तो पैदा होते ही बच्चों को शुगर है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर है, छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन ट्यूमर आदि है। लेकिन ये तो ठीक करना ही करना है। मनुष्य की, इंसान की हमें नस्लें तो ठीक करनी ही है। मैं बार बार कहता हूं, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों का बॉडी का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर, हमारा हार्डवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारी सोल ऐसे होनी चाहिए, हमें देख करके लोग कहें कि सच में भाई ये तो रामकृष्ण की औलादें हैं, उनकी संतानें। ऐसा चरित्र हमारा होना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व हमारा होना चाहिए। तो हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों को जैसे हम अपनी पीढ़ियों के लिए, अपनी नस्लों के लिए चिंतित रहते हैं, तो हमको पोषण कहां से मिलता है? मनुष्य को पोषण मिलेगा आहार से। मनुष्य को पोषण किससे मिलेगा? आहार से, शाक सब्जियों से, खेत खलिहान से। उन खेत खलिहानों में क्या डाला जा रहा है? यूरिया, डीएपी और फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, ये सब डाल डाल करके हमारी धरती माता को हमने दूषित कर दिया। अब वो जो शाक सब्जियां, फल आदि हम खा रहे हैं, उसी में जो भूसा बो रहे हैं, उसी में जो हरा चारा बो रहे हैं, हरे चारे में भी लोग ज्यादा पैदावार होगी। बरसी बो रहे हैं, घास बो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जवार बो रहे हैं, बाजरा बो रहे हैं, मकई बो रहे हैं, उसमें भी यूरिया ठोक रहे हैं, उसमें भी डीएपी ठोक रहे हैं। अब वो गाय माता खा रही है, वो उसके अंदर जा रहा है, उधर तो उससे बांझपन आ रहा है, इधर से जो उसमें पशु आहार दिया जा रहा है उसमें यूरिया से लेकर के, और उसको स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में, जैसे आदमी को नशेड़ी बना दो एक बार, आदमी को दारू पीने की, अफीम खाने की, ऐसे पशु को गलत आदत डालने के लिए कुछ तो उसमें ठीक है, उसके पोषण के लिए भी जरूरी है। मोलायसी शादी डालते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के कुछ गुड़ शक्कर का अवशेष, चोकर का अवशेष, जितने भी हम अनाज खाते हैं, दालों की चूरी, दालों का की जितने भी मनुष्यों के लिए आहार बनाने वाले जितनी भी फैक्ट्रियां, उनके जो अवशेष रहते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, वो तेलों के बाय प्रोडक्ट, वो प्रोटीन के बाय प्रोडक्ट, वो सब पशुओं के आहार। तो उसमें कुछ लोग ऐसी चीजें डालते हैं जिससे एक तो पशु की गलत एडिक्शन पड़ जाए, तो दूसरे आहार की एक बार जिसके आदत पड़ जाती है पशुओं को, फिर दूसरे के मुंह ही नहीं लगाता, खाता ही नहीं। तो ऐसे एडिक्शन वाले पदार्थ डालने लग गए। और उसमें सबसे बुरी बात, एक बार थोड़ा सा यूरिया डाल दो तो जैसे फसल को यूं लहरावे ना, तो आज उसके पशु के भी पेट में जाके एक बार तो दूध बढ़ावे, बाद में उसको सुखा देता है, उसकी हड्डियों को गला देता है, उसके अंदर इनफर्टिलिटी पैदा कर देता है, उसकी नस्ल खराब कर देता है। तो पशुओं की नस्ल खराब करने वाले काम भी कई पशु आहार बनाने वाली कंपनियां कर रही हैं। हमारे भारत की संस्कृति दो ही तत्व प्रधान है, कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। उस कृषि और ऋषि संस्कृति के हमारे जीवंत प्रतिमान साक्षात विग्रह डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये आपको वेद मंत्र सुनाने के साथ साथ कभी कभी दूसरे मंत्र भी सुना देते हैं, लेकिन मूलतः वेद दर्शन उपनिषदों के प्रकांड विद्वान है, इसके लिए इनका अभिनंदन है। और हम तो इनको कभी भी संबोधन में ऋषि चेतना और महापुरुष कहकर के ही बोलते हैं, क्योंकि इनके भीतर वो पूरा जो प्रोग्रामिंग है ना, वो वैसा ही है।
और उस भारत की ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति के मूल मूल्य सिद्धांत आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और पूरा पतंजलि ग्रामोद्योग माने ग्रामीण भारत के आर्थिक स्वावलंबन से लेकर के गौ माता से लेकर के और तमाम दुधारू पशुओं से लेकर के भारत के गोधन और पशुधन जो कि भारत का मूल धन है उसके संरक्षण संवर्धन का काम आदरणीय हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी कर रहे हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन। देखो पतंजलि पशु आहार जिन गायों को हम खिला रहे हैं उसके राशन में जरा सी भी चूक हो जाए तो उसका दूध का स्वाद ही कुछ और हो जाता है। उसमें दूध का स्वाद और दूध में निकलने वाला जो मक्खन आदि है, घी आदि है, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। आने वाले समय में भारत में ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक दूध, ऑर्गेनिक घी, ऑर्गेनिक शाक सब्जियां, इसका नेतृत्व भी आदरणीय हमारे सब जिनको भक्ति पूर्वक, हमको तो बोलते हैं स्वामी जी, जिनको आप परम श्रद्धेय गुरु जी यशदेव डॉक्टर शास्त्री जी बोलते हैं, यही करने वाले। बहन जी बोल रही थी यहाँ गुरु जी कौन से, दो गुरु जी है, इधर भी गुरु जी इधर भी गुरु जी है। मैंने कहा मैं हूं इनमें, सब मुझे बोलते हैं स्वामी जी। गुरु जी तो इकलौते ही है बैठे, ये जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, विश्व गुरु है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो ऐसे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी जो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, देखो आने वाले समय की तैयारी करनी है। आज मैं सुबह भी बोल रहा था, तुम थे ना सुबह, कि भारत माता की सेवा के जितने भी आयाम हो सकते हैं, गौ माता की सेवा, गोधन की रक्षा, भारत के बचपन का संरक्षण, भारत के युवाओं का संरक्षण, भारत के बचपन से लेकर के भारत के यौवन से लेकर के और भारत के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, भारत के नागरिकों से लेकर के, भारत की प्रकृति से लेकर के, भारत की संस्कृति से लेकर के, भारत के जितने भी चरित्रमान से लेकर के राष्ट्र निर्माण के जितने भी आयाम घटक हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, रिसर्च है, इनोवेशन है, इन्वेंशन है, नेचर एंड एनवायरनमेंट है, और सभी दिशाओं से भारत को इतना सशक्त बनाना कि एक एक भारत का व्यक्ति इतना महान हो कि मेरा भारत महान होने का हमारा हम सपना पूरा कर सकें। ये भारत की महानता, मेरा भारत महान खाली नारों से नहीं हो जाएगा। पतंजलि मात्र एक क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है। हम सुबह 2.5 घंटा योग भी सिखाते हैं, तो 2.5 घंटा में योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का भी पाठ पढ़ाते हैं और लोगों को बताते हैं भाई तुम्हें अलग कर दिया तुम्हारी कृषि से, तुम्हारी शिक्षा से, तुम्हारी चिकित्सा से। अब बताओ, अपनी शिक्षा छोड़ करके हम क्या पढ़ने लग गए? विदेशी शिक्षा। अपनी चिकित्सा छोड़ के क्या करने लगे? विदेशी चिकित्सा। अपना खान पान छोड़ करके क्या खाने लगे? बर्गर, पिज्जा, कोका कोला, पेप्सी, KFC, ये सब। अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी जीवन पद्धति, अपना सदाचार, अपने जीवन मूल्य, इनको छोड़ करके आयातित आक्रांताओं की अपसंस्कृति को उसको अपना लिया। अरे भाई, हमारे सनातन धर्म में क्या कमी है? हमारे गुरु नानक देव जी में, हमारे गुरु गोविंद सिंह में, हमारे भगवान बुद्ध में, हमारे भगवान महावीर में, हमारे गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि में, हमारे भगवान रामकृष्ण, हनुमान, शिव में, हमारे कोटि कोटि ऋषि मुनियों के, ऋषिकाओं के चरित्र में न्यून एक रत्ती भर भी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। तो हमें गौरव होना चाहिए, हम सर्वश्रेष्ठ ऋषिकाओं की वंशधारा, उनकी संतानें, और उन्हीं की तरह हमें अपने जीवन में कुछ बड़े काम करने हैं। अब मैं आपके ऊपर आता हूं, ये तो राष्ट्र धर्म की बात, ये क्यों कह रहा हूं? अच्छा बताओ, आप में से कुछ भाइयों ने, जिसको हमारे मध्य प्रदेश वाले भाई को जिसने सर्वाधिक कंट्रीब्यूट किया, कितना किया उसने? 90 करोड़ का किया। क्या नाम है? समर्थ। क्या बात है, समर्थ बढ़ जाते हैं। वैसे जोरदार अभिनंदन है भाई। नाम भी समर्थ और काम भी समर्थ जैसा किया है। कई बार नाम समर्थ होता है और खुद असमर्थ होता है।
लेकिन ये समर्थ ने बड़ जात्या ने, बड़ी जाति वाले, जाति मतलब को हम जाति पात को नहीं मानते हैं, तो समर्थ बड़ जात्या ने बड़ा काम किया। तो भाई जब समर्थ कर सकता है तो तू कौन सा असमर्थ है? इसका मतलब क्या हुआ? एक काम को करने के लिए आपको एक कार्य योजना, एक रणनीति, कार्य नीति बनानी पड़ती है, और उस कार्य की परिणति, हमारी रणनीति की परिणति, उसका एग्जीक्यूशन, कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, पराक्रम करना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है बोलो? पराक्रम, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की मैं सर्वश्रेष्ठ रूप में अपने कार्य का निष्पादन कर सकता हूं। आई विल प्रोवाइड माई अल्टीमेट, मैं अपना श्रेष्ठतम योगदान दूंगा। आई विल कंट्रीब्यूट माई अल्टीमेट। तो क्यों नहीं कर सकते? तो ये यहां जो मीटिंग है खाली कुछ लोगों का सम्मान करने के लिए नहीं बुलाई गई है। जितने यहां पर लोगों को बुलाया गया, फर्स्ट सेकंड थ्री, अगले बार सबको अपना श्रेष्ठतम योगदान दे करके, हमारे जोशी जी तो बेचारे देखो अभी मोदी जी के मुकाबला कर रहे हैं, उनसे 2 ही साल छोटे हैं। बस ये जो है पूरी एनर्जी इन्होंने पशु आहार में ऐसी लगाई कि थोड़े से कमजोर हो गए। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अश्वगंधा शतावर दिया करो थोड़ा। हाँ, लेकिन वो मतलब हाँ सूक्ष्म आहार लेते हैं, राशन कम खाते हैं, थोड़ा लिया करो पंडित जी। हाँ, और थोड़ा अश्वगंधा शतावर लिया करो, सुबह उठ करके सुनो सब लिया करो। अपने ऊपर भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया करो। जैसे मैं सुबह सुबह क्या लेता हूँ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी सुबह एक बार पी लेता हूँ। फिर गोघृत पीता हूँ। फिर जो है, क्योंकि पहले तो वैसे हमको कमजोरी तो कभी आई ही नहीं। लोगों ने हमको बोला, स्वामी जी आपको पता है आप वरिष्ठ नागरिक होने जा रहे हो अभी। मैंने कहा भाई वरिष्ठ नागरिकों में नाम नहीं लिखवाना। तो तब से हमने इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रीरा डेली एक्टिव और स्वर्ण शिलाजित खाना शुरू कर दिया और घोड़े की तरह दौड़ना शुरू कर दिया। सारा वीडियो देख रखा तुमने। तो खाली हम वीडियो बनाने के लिए घोड़े के साथ नहीं दौड़ते। वो मेरे से डॉक्टर शास्त्री जी पूछ रहे थे, बोले सच में समझिए आप मतलब इतना तेज दौड़ रहे थे? मैंने कहा मैं तो घोड़े वाला को बोला, मैंने कहा और तेज दौड़ा। एक बार तो मेरे मन में आ रही, तो मैंने कहा इसको क्रॉस करके आगे चला जाओ। मैंने कहा कहीं पर लोग कहेंगे फजीयत तो होगी, बाबा ने घोड़े की बेइज्जती कर दी। तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे टनाटन रहा करो हेल्थ की दृष्टि से। और सेकंड है, अब ये जो है वो डॉक्टर साहब आए थे, वो खानपुर वाले, क्या नाम बता रहे थे? महेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। ये महेंद्र सिंह जी बता रहे थे, बोला स्वामी जी सेकंड नंबर रहना पसंद नहीं है, पहले नंबर पे रहना है। जोरदार अभिनंदन है। ऐसे मतलब काम करना है तो 2ym दर्जे का क्यों करना, अव्वल दर्जे का करना। ये आप लोग आप कहेंगे जी ये कैसे किया जाता है? अरे भाई देखो, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने कोई बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की है क्या? IIT IIM में पढ़ाई की है क्या? कोई अलग अलग प्रकार के बिजनेस स्कूल है, अमेरिका में भी है, फिर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज आदि, इनमें भी बिजनेस से लेकर के पॉलिटिक्स से लेकर के अलग अलग फील्ड की पढ़ाई होती है। मैंने किसी दुनिया के बिजनेस स्कूल में या वर्ल्ड की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की, लेकिन आज पतंजलि ने जो ब्रांड क्रिएट किया और जो पतंजलि ने सफलता के प्रतिमान घड़े हैं पूरी दुनिया में, लोग उसको रेफरेंस के रूप में पढ़ा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड वाले पढ़ा रहे हैं केस स्टडी के तौर पर। उसको बोलते हैं केस स्टडी। हमारे यहां पर तो फालतू का एक पोथा सा पढ़ा देते हैं कि ये पढ़ाई कर लो तुम्हारी पढ़ाई होगी। वहां क्या पढ़ाते हैं? केस स्टडियां पढ़ाते हैं और केस स्टडी करवाते भी हैं। और अब तो एक नया लर्न बाय डूइंग, डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी का बच्चा दिव्यांशु ऐसे ही पढ़ रहा है। मैंने कहा बेटे क्या पढ़ाई कर रहा है? बोले हमको तो पढ़ाई कम करवाते हैं और काम ज्यादा करवाते हैं। लर्न बाय डूइंग, काम करके सीखो। अरे भाई, जब हमने काम करते करते, सेवा करते करते ब्रांड खड़ा कर दिया, आज देश का फूड और FMCG का सबसे बड़ा ब्रांड पतंजलि है।
और आपको अब पशु आहार का, फीड सप्लीमेंट का और पशु की औषधि और उनके जितने भी आप ये कैल्शियम और बाकी सारी चीजें सब दे रहे हो, पशु औषधियां, इसका भी देश का सबसे बड़ा ब्रांड पतंजलि को बनाना है। ऐसा आपको पुरुषार्थ करके दिखाना है। योग के क्षेत्र में पतंजलि नंबर 1 है, आयुर्वेद के क्षेत्र में पतंजलि 1 है, नेचुरोपैथी के क्षेत्र में पतंजलि नंबर 1 है, और सनातन मूल्यों पर आधारित शिक्षा परंपरा की प्रतिष्ठा में पतंजलि देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड देश ही नहीं पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिले, संस्कारों के साथ शिक्षा मिले, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण के साथ ऐसे विश्व नागरिक तैयार किए जाएं जो पूरी दुनिया में सफलता के झंडे गाड़े। वो काम हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब कर रहे हैं। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन। तो हमें एजुकेशन में भी नंबर 1 काम करना है, हेल्थ के सेक्टर में भी नंबर 1 काम करना है, रिसर्च में भी नंबर 1 काम करना है, एग्रीकल्चर में भी नंबर 1 काम करना है, इंडस्ट्री में भी नंबर 1 काम करना है, व्यक्ति निर्माण से लेकर के चरित्र निर्माण के हर क्षेत्र में पतंजलि को श्रेष्ठतम योगदान देना है। उसके आप योद्धा हैं। आप खाली पतंजलि के कोई डीलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई सेल्स टीम, ये टीम, वो टीम, ये तो खाली एक व्यवस्था को बनाने के लिए आपको नाम दिए गए हैं। हमारा कलेक्टिव पुरुषार्थ, संगठित पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि लोग उदाहरण दे, अरे ये तो भाई अप्रतिम कार्य हो गया, अप्रतिम, इनक्रेडिबल अंग्रेजी में बोलते हैं ना, ये तो अप्रतिम कार्य हो गया, ये हो रहा है और आगे होगा। इसके लिए आपको एक एक को ना टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग का पूरा प्लान बनाना और खुद अपनी जिम्मेदारी पर उसको एग्जीक्यूट करना। डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी को बोलना पड़े, स्वामी रामदेव को बोलना पड़े, आपके सीनियर्स को बोलना पड़े, तब जाकर के आप काम करें। टोका टाकी करके और फिर काम करना, मैं इसको घटियापना मानता हूं। जन्म लिया तब से लेकर के आज तक हमारी मां को हमको एक बार भी नहीं टोकना पड़ा, जन्म देने वाले पिता को टोकना नहीं पड़ा, ज्ञान देने वाले गुरु को टोकना नहीं पड़ा। आज हम कम से कम 100 से ज्यादा बड़े क्षेत्र हैं, कितने, मोर देन 100+ फील्ड्स हैं जहां पर हम काम कर रहे हैं। ये हमारे गुरुकुल के हमारे सहयात्री, हमारे सहधर्मा, हमारे पूज्य स्वामी सोमानंद गिरी जी महाराज जी भी यहां बैठे, इनका एक बार जोरदार अभिनंदन है। सोमदेव गिरी जी महाराज, तो इनको एक बात का तो इनको भी पता है, ये वैसे हमसे गुरुकुल में सीनियर रहे हैं भाई, देखो इनकी सीनियरिटी का हम सम्मान करते हैं, सोमदेव गिरी जी महाराज। बस इतना ही अंतर है कि थोड़ा हम शरीर से, बुद्धि से, कई दिशाओं से लगे रहते हैं। अब वो केवल ज्ञान योग में ज्यादा प्रतिष्ठित हो गया, मतलब ब्रह्म योग में ज्यादा आगे बढ़ गए। इनको भी पता है। एक बात जो मुझे बचपन से और आज तक जानते हैं भाई, गांव की भाषा में बोले तो भाई स्वामी रामदेव ने कुछ ठान लिया तो भाई एकदम, अनाड़ी भाषा में बोले तो बोले पक्को अनाड़ी आदमी है, जो ठान लियो पूरा ही करेगो। गांव की भाषा में बोले तो बोले बड़े चिड्डो है, जो सोच लिया वो जिद्दी है, हठी है। और यदि आध्यात्मिक परिभाषा में, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में कहें तो जो संकल्प ले लिया फिर उसमें विकल्प नहीं आने देता और उसकी पूर्ति हेतु अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर उसको परिणति तक पहुंचाता ही है। तो भाई तुम ऐसे गुरु के शिष्य हो, अनुगामी हो, उसके सहयात्री हो, जिसने कभी भी किसी कार्य को हाथ में लिया तो फिर उसको मजबूती से, इतनी प्रामाणिकता से उसको पूरा करके दिखाया है कि फिर उसके आज हम यदि नंबर 1 है तो दूसरे का नंबर फिर 100 के बाद 99 से नहीं, दूसरे का नंबर फिर वो
10, 9, 8, 7 यहां से शुरू होता है, 90 से नीचे गिनती शुरू होती है, फिर 90 तक तो हमारे पास रहता है। इतना आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, लोग कहते हैं कि ये करके बड़ा मजा आ गया, ये देख करके, ये सुन करके, ये खा करके, ये पी करके, ऐसा करके। देखो असली जो सुख है ना जीवन का, वो जब आप एकदम श्रेष्ठतम रूप से अपने कार्य का निष्पादन करते हैं ना, उससे आपको परम संतोष होता है, परम संतुष्टि होती है। क्या होता है बोलो? परम संतोष, परम संतुष्टि। मैंने अपना श्रेष्ठतम किया, ये आपको अनुभूति होनी चाहिए। और किसी को टोकना नहीं पड़े। टोकना किस बात का? हमको किस बात के लिए टोकते हैं? अरे स्वामी जी थोड़ा खा भी लिया करो। कोई नहीं टोकता कि क्यों खा लिया, सबको पता है खा भी लिया तो वो तो छेड़छाड़ में इधर उधर चला जाएगा, पता ही नहीं कहां गया। अब देखो अभी भी एक खाली है। क्यों? हमने अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन काबू में रखा हुआ है। आपको अपना श्रेष्ठतम देना है। क्या देना है बोलो? श्रेष्ठ। और ये करके आपको संतुष्टि, और किसी को कहना नहीं पड़े, उसकी योजना बनाओ पूरी। कहां अब इसका पूरा कार्य योजना कैसे बनाई जाती है सबको पता है। कहां पर कितनी अपॉर्चुनिटी है, कहां पर कितनी संभावनाएं हैं, इसके लिए कोई सर्वे करने की जरूरत नहीं। मैं देखता हूं ये सेल्स वाले फालतू में ना ऐसे वो एक प्रोजेक्टर लगा लेंगे, उस पर प्रोजेक्शन करेंगे, यहाँ पर कहाँ पर कितनी चीज, किस चीज की कितनी खपत है, पशु आहार की कितनी खपत है, कैल्शियम की कितनी खपत है, किस दवाई की कितनी खपत है, किस क्लस्टर में क्या क्या हो रहा है, किस क्षेत्र में क्या क्या, कौन कौन सी कंपनी क्या क्या काम कर रही है। तू अपना बता ना, तू की काम कर रहा है। अपने काम पर ध्यान नहीं देते, फालतू के ऐसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लगे रहते हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए, मैं ज्ञान का विरोधी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ज्ञान, भक्ति, सारा प्रोजेक्शन, सारा प्रिडिक्शन, सारा सब कुछ मैनेजमेंट अल्टीमेटली है कि आपने किया क्या, और करने के लिए करने वाले को किसी काम की कमी नहीं है। आपको मैं एक दुकान से एग्जांपल देता हूं। अभी यही पतंजलि के बाहर ही चले जाओ, अब तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है। पतंजलि योगपीठ से लेकर के संत कुटीर तक तो ऐसा बाजार बन गया है, और उनकी दुकानों की कीमत ऐसे जैसे कनाड प्लेस में हो। सच्ची बता रहा हूँ, कनाड प्लेस जितनी कीमत हो रखी है यहाँ, वहां पर एक बड़ा बाजार भी बना रखा है। उसमें घुस करके देखो, आपको आधे ब्रांड मिलेंगे नेशनल लेवल के ब्रांड, जिनको लोग पहचानते हैं। पतंजलि मिलेगा, नेस्ले मिलेगा, यूनिलीवर के ब्रांड्स मिलेंगे, कोलगेट, ये सब मिलेगा। और 50% में क्या मिलेगा? 50% में सारे के सारे लोकल ब्रांड मिलेंगे जिसका कभी आपने नाम नहीं सुना, और वो सारे के सारे बेच देते हैं। सबसे ज्यादा वही बेचते हैं, उनमें सबसे ज्यादा उनको प्रॉफिट होता है। किसके ऊपर है सारी बात? डिस्ट्रीब्यूशन पर। किसके ऊपर है सारी बात? विजिबिलिटी के ऊपर। किसके ऊपर है सारी बात? इमोशनल कनेक्टिविटी के ऊपर। किसके ऊपर है सारी बात? उसकी इच्छा शक्ति के ऊपर। इन सब चीजों को अपने साथ अलाइन करना है। लोगों के दिलों दिमाग में आपका प्यार, आपके लोगों के साथ इमोशनल कनेक्टिविटी, उसके साथ आपकी प्रतिबद्धता, आपका डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, और आपको उस कार्य के प्रति जुनून इतना हो कि आप जिधर जाएं उधर पतंजलि पतंजलि दिखाई दे। ऐसा आपको वातावरण बनाना है। अब इसको कैसे भी तय कर लो, आपके सामने एग्जाम्पल है जिन लोगों ने किया हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो रखा। और ये सब करेंगे तो मैं कह रहा था, जोशी जी तो 500 करोड़ रुपए बोल करके बहुत राजी हो रहे थे। आप यदि सब पूरा ऐसा ठान लो तो 500 करोड़ नहीं, अभी तक का आपने सर्वश्रेष्ठ वैल्यू का टर्नओवर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दोनों। अभी तक का आपने श्रेष्ठतम टर्नओवर किया है। आप आगे 500 नहीं, कहीं बढ़ने की गुंजाइश होती है 5%, कहीं 10%, किसी फील्ड में 25-50, यहां 100% ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। कितनी ग्रोथ की बोलो? फिर से बोलो। 100% ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है। आप किसी भी सर्वे के आधार पर देख लो, प्रोजेक्शन के आधार पर देख लो,
कोई किसी भी तरह से चीजों को तय कर लो आप, 100% प्रॉफिट उसके अंदर आगे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। बस आप लोगों को ना इसमें एक जुनून के साथ काम करना पड़ता है। क्या शब्द बोला? जुनून, दीवानगी, पागलपन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, उस बस उसमें लगे हुए। मैंने ऐसे 20-25 भाई बहनों को कई बार सम्मानित किया, जैसे आज भी 1, 2, 3 को बहुतों को सम्मानित किया, भाइयों को बहनों को सम्मानित किया, ऐसे कई बार किया हो। एक और उसमें देखो लास्ट फिर एक बात और, संस्था सबसे ऊपर रहनी चाहिए। तो भाई अपने काम पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। हमारे लिए संस्थान सर्वोपरि है, अपना काम सर्वोपरि है, अपना लक्ष्य सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कभी किसी का दिमाग खराब हो जाए तो अपने को उस पर ध्यान नहीं देना, हमें अपने टारगेट पर लक्ष्य केंद्रित रहना है। अर्जुन की तरह आंख दिखनी चाहिए, मतलब वो एक प्रतीक है मुझे, मतलब वो तो कोई मछली को नहीं मारा था, और मछली भी कहां टांग रखी थी? कहां थी? पेड़ पर मछली जिंदा रहे। मतलब मछली का चित्र बना रखा था। कोई ये मछली मार था नहीं था कोई अर्जुन, कोई सोचा मछली मार था अर्जुन। तो ये मतलब क्या हुआ? अपना टारगेट क्या होना चाहिए? अपना जो ध्येय है वो हमारा ध्यान में रहना चाहिए। फालतू की चीजों में इधर उधर ध्यान मत दो, अपना काम करो। और जो डॉक्टर साहब आपको लक्ष्य देते हैं, बस उसको पूरा करने के लिए एक पूरा स्वरूप आपको अलग अलग अब प्रांतों से आए हो, अपने अपने टारगेट्स को तय करके। और अभी एक बार आप लोगों ने बढ़िया बना दिया अभी तो तंत्र, फिर इसके बाद एक बहुत बड़ी आपकी मीटिंग लेंगे जल्दी ही, और जितना आपने सोचा है कम से कम इसको 10 गुना बड़ा करना हमारा ध्येय। 2 गुना तुम करो, 10 गुना मैं कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपको 500 से 1000 तक ले जाना है। इस 1000 करोड़ से इसको 500 करोड़ से 1000 करोड़ तुमके ले जाना है, इसको 5000 करोड़ कैसे करना है, ये मेरा काम है। ये पॉसिबिलिटी है इसमें, ये खाली कल्पना नहीं है, ये इसका भविष्य है, ये इसकी नियति है, ये इसकी परिणति है। तो इतना बड़ा काम करना है। बाकी मैं तो आपके हौसले देख करके, आपका उत्साह देख करके, आपकी जो सकारात्मक स्पंदनाएं हैं, जो आपके भीतर के उमड़ रहे, जो भीतर के उत्साह को, पॉजिटिव वाइब्स को देख करके मैं आश्वस्त हूं कि आप एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति हेतु अपना सर्वस्व आहूत करके उस संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा पूरा करेंगे। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द हमारे एनपी सिंह साहब, वैसे तो ये प्रशासन में रहे हैं, देखो मतलब एक एसडीएम एडीएम से लेकर के, कलेक्टर से लेकर के, कमिश्नर से लेकर के, और अपने डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी तक रहे। और अभी भी जितने उस समय सरकारी सेवा में एक सीनियर आईएएस के तौर पर जितनी सेवा दी, उससे कई गुना ज्यादा सेवा अब शिक्षा के स्वदेशीकरण में, भारतीयकरण में, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में दे रहे हैं। तो श्रद्धेय एनपी सिंह साहब, वो भी आशीर्वाद के 2 शब्द आपको कहें। भारतीय संस्कृति को वैश्विक मानचित्र पर पदस्थापित करने के लिए कृत संकल्पित परम पूज्य स्वामी जी को शत नमन। पतंजलि योगपीठ के हनुमान, प्रामाणिक कर्मयोगी गुरु जी डॉक्टर एसदेव शास्त्री जी को भी प्रणाम। विद्या, वैदुष्य, वात्सल्य और विनम्रता की साक्षात विग्रह पूज्या बहन देवप्रिया जी को प्रणाम। और पतंजलि योगपीठ के एक समर्थ सांस्कृतिक योद्धा भाई राकेश जी को प्रणाम।
और यहाँ हमारे उपस्थित सभी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक योद्धाओं को प्रणाम आपके रूप में। मैंने जानबूझ करके सांस्कृतिक आर्थिक योद्धा कहा आपको, क्योंकि पूरी दुनिया में एक संघर्ष छिड़ा हुआ है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसी हो जिससे कि आर्थिक विषमताएं, सामाजिक विषमताएं और प्रकृति का विनाश न हो। उसके लिए आवश्यक होता है कि किसी भी समाज की संस्कृति, प्रकृति और आर्थिकी तीनों में एक संतुलन हो, समन्वय हो, संरेखण हो, एक कंप्लीट अलाइनमेंट हो तीनों के बीच में, थॉट प्रोसेस में, कल्चर में, आपके इकोनॉमिक्स में और प्रकृति में। एक बहुत शब्द आजकल क्वाइन होता है, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, कि पारिस्थितिकी और आर्थिकी के बीच में एक समन्वय कैसे हो, संपोषकीयता कैसे हो, सस्टेनेबिलिटी कैसे हो, ये आज की दुनिया में सबसे बड़े विमर्श का केंद्र है। मैं इस बात की इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि जिस कार्य में आप लगे हुए हैं वो हमारे ऋषियों ने हमारी आर्थिकी को वैचारिकी से जोड़ते हुए, प्रकृति धर्मा होते हुए, जिस उद्योग में, जिस श्रम में, जिस आर्थिकी में जोड़ा हुआ था, कृषि और पशुपालन, उसी को के संवहन के लिए आप पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से अग्रसरित हैं और पूरी दुनिया को इस पर आना पड़ेगा। अगर उसे संभलना है और ग्रह को पूरे विनाश से बचाना है तो उसे प्रकृति धर्मा, प्रकृति सापेक्ष, पारिस्थितिकी संतुलन के साथ जाना है, तो उसके लिए कृषि और पशुपालन को बनाना होगा आधार। अभी पूज्य दीदी कह रही थी कि मातृशक्ति का अधिक योगदान होना चाहिए, तो मैं आपको सिर्फ ऐतिहासिक संदर्भ में एक पंक्ति में बताता हूं कि लगभग 12,000 वर्ष पहले, जो ज्ञात इतिहास कहता है, हमारे शास्त्र तो करोड़ों अरबों वर्ष की बात करते हैं, लेकिन जो ज्ञात इतिहास कहता है कि लगभग 11,000 से 12,000 वर्ष की पूर्व कृषि संस्कृति आई और उसकी जन्मदात्री स्थली भी यही सिंधु, गंगा और यमुना के क्षेत्र ही रहे हैं। और कालीबंगन राजस्थान का उसका एक प्रमुख उदाहरण है जो पुरातात्विक अवशेषों में मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो पूज्या दीदी कह रही थी कि कृषि का आविष्कार पुरुष ने नहीं किया, कृषि का आविष्कार पुरुष ने नहीं किया है। इतिहास कहता है कि बहनों ने ही, माताओं ने ही सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और रोपण बीजों का ये करना प्रारंभ किया है, महिलाओं ने ही। और आज भी अगर आप देखेंगे तो गांवों में भी पशुपालन और कृषि की जो बिल्कुल मेरुदंड हैं वो मातृशक्ति ही हैं। भले ही वो समक्ष नहीं आती हैं, लेकिन मेरुदंड वही है। जाकर के पूरे अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी का अगर एनालिसिस करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो पाएंगे पुरुषों से ज्यादा उनकी भूमिका है। इसलिए वो यहाँ पर नहीं समक्ष भले हैं, अभिव्यक्त मूर्त रूप में आप खड़े हैं प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन पीछे पूरी शक्ति मातृशक्ति की पीछे है। और तभी यह पर्यावरण, संस्कृति और आर्थिकी में समन्वय होगा। एक उदाहरण पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, जो 5,000 करोड़ की बात, अगर भारत को एक महान शक्ति बनाना है जो पूज्य स्वामी जी का संकल्प है, तो स्वदेशी की अवधारणा में भी ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि 70% लोग कृषि पशुपालन में जुड़े हुए हैं भारत के, लेकिन जीडीपी में उनका योगदान मात्र 18% है। अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को, जो हमारे युवाओं की संख्या है, हमारे जो जनसंख्या है, उसको अगर गुणवत्तापरक ढंग से और पशुओं की प्रजातियों को गुणवत्तापरक ढंग से उनके पशु आहार को संवर्धन करते हुए यदि हम इस उद्योग को, कृषि पशुपालन को समग्रता में, खंड खंड में जो कृषि हो गई है यंत्रों के आने के बाद, उसके बाद जो एक स्थिति असहायता की हुई है, उसकी बजाय यदि हम इसको पूर्णतः ऋषि परंपरा के अनुसार कृषि पशुपालन को समग्रता में एक उद्योग के रूप में लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी भारत की 70% आबादी का जीडीपी में 70% योगदान हो पाएगा। और तभी राष्ट्र अभ्युदय की हो रहा, तब किसी भी राष्ट्र की और आतंकवादी की निगाह उठाने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि जो राष्ट्र आर्थिक रूप से समृद्ध हैं उनकी ओर आंख उठाने की हिम्मत जल्दी नहीं होती आतंकवादियों की।
चूंकि हम अभी 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर आधारित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति क्यों आ रही है जबकि हम ऋषियों की संतान हैं। पूज्य स्वामी जी रोज 2.5 घंटे पराक्रम पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हैं। आप उसके प्रतीक स्वरूप होकर के वहां पर एक बहुत ही एक समर्थ प्रेरणा गांव-गांव में पूरे देश में दे सकते हैं। और गाय, जैसा स्वामी जी ने कहा कि वेद माता की माता, मैं अगर आप आर्थिकी अगर एनालिसिस के रूप में देखूं, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, एनर्जी सिक्योरिटी किसने दिया सबसे पहले इस देश की संस्कृति को? गाय ने। ऊर्जा संरक्षण, खाना पकाने से लेकर के सारी चीजों में। यंत्र की सुरक्षा किसने दिया कृषि में? अपने बच्चों से, बैलों के माध्यम से। अगर उसने हमें औषधि की सुरक्षा दिया तो वहीं से मिला, स्वास्थ्य की सुरक्षा वहीं से मिली, अन्न की सफिशियंसी सुरक्षा वहीं से मिली। इसलिए गाय हमारी माँ है। और हमारी संस्कृति पशुपालन की सापेक्ष रही है। दूसरी संस्कृतियों ने गाय में और पशुओं में मांस देखा, हमने पशुओं में मां देखा। ये मूलभूत अंतर है दूसरी संस्कृतियों में। इसलिए हम ज्यादा संपोषकीय हैं, वैचारिक रूप से भी संपोषकीय हैं, क्योंकि हम पशुओं के वध करने के लिए नहीं हिमायती हैं। हम पशुओं के सहयात्री रखने के लिए जीवन में उसके यात्री हैं। इसलिए मैं बहुत विस्तार नहीं देना चाहता बहुत ही दार्शनिक पक्षों की ओर, लेकिन मैं आपका आह्वान करूंगा कि पूज्य स्वामी जी ने जो कहा, उदाहरण बनाइए स्वीडन और डेनमार्क को, एक छोटे से देश और विश्व की प्रति व्यक्ति जो आय है वो सर्वोत्कृष्ट है डेनमार्क की और स्वीडन की, और उसका मूल आधार है पशुपालन, गोवंश, उसके उत्पाद। इसलिए इस देश में जहां पर कि 150 करोड़ में से 30 करोड़ गोवंश हैं और लगभग 7.5 करोड़ दूध देने वाली गायें हैं, अगर उनकी उत्पादकता बढ़ जाए तो इस देश की पूरी आर्थिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और पूज्य स्वामी जी के जो उद्देश्य है भारत को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का, उसमें हम सहयोगी होंगे। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपसे अनुरोध भी कि आप एक समर्थ आर्थिक सांस्कृतिक योद्धा है, मात्र आर्थिक योद्धा नहीं है। इसलिए सनातन प्रकृति आर्थिकी को एक साथ आगे बढ़ाते हुए पतंजलि योगपीठ के लक्ष्य को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में आप समर्थ होंगे। इस विश्वास के साथ, ईश्वरीय शक्ति से इस प्रार्थना के साथ पूज्य स्वामी जी को पुनः प्रणाम करते हुए यशदेव शास्त्री जी के नेतृत्व में पतंजलि ग्रामोद्योग की पुरुषार्थ को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूं।